बच्चों, ये 2021 के सेट 346 एफएस का छठा वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके उन वीडियो को देख लेते हैं। अभी तक प्रश्न 4 घ तक हम हल कर चुके थे। इसके बाद प्रश्न रा है। ये जो प्रश्न रा है इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए कहता है, लेकिन कि आप देख रहे हैं कि इस पे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न 5 का है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में अवश्य आता है, इसलिए आप इस टाइप के प्रश्न जो है अवश्य करें। तो इस प्रश्न में कहा गया है, इससे पहले बच्चों आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके, सेटिंग का बटन यूट्यूब की स्क्रीन पर कॉर्नर में मिलता है, वहाँ पर सेटिंग में जाकर आप जो है क्वालिटी जो है 1080 पिक्सल कर लीजिएगा। और फिर भी अगर दिक्कत हो तो स्क्रीन को जूम करके पढ़ सकते हैं। आइए तो अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है 5 का। 5 का में कहा गया है, तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? गणना द्वारा पुष्टि कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है और वो आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी धातु के पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उस धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। याद कीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। कम होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। जबकि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये दहली आवृत्ति के लिए उल्टी हो जाती है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से कम होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर दहली आवृत्ति से ज़्यादा दहली तरंगदैर्घ्य से आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कभी उत्सर्जित नहीं होगा। इसको आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है तांबे के पृष्ठ का के लिए दहली तरंगदैर्घ्य याद करते हैं। तो आपको इसमें दे रखा है कि तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप लोग जानते हैं कि कार्यफलन, ये प्रश्न नंबर है 5 का। कार्यफलन 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 को हम W से शो करते हैं। W बराबर होता है H न्यू जीरो। न्यू जीरो हमारी होती है दहली आवृत्ति। आपको मालूम है कि न्यू जीरो बराबर होता है C/λ0। तो कार्यफलन W बराबर हो जाएगा HC/λ0। अब λ0 का मान जो हो जाएगा HC/W। ये जो λ0 है, इस λ0 को हम दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दहली तरंग दैर्घ्य निकालनी है। और अगर ये दहली तरंग दैर्घ्य आपतित प्रकाश से ज़्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कम हुई तो नहीं निकलेगा। तो दहली तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए हम ये फार्मूले का उपयोग करेंगे। लेकिन पहले इसमें जो W है, ये W मतलब कार्यफलन, ये हमें दे रखा है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे 4.4 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.6 × 10 की घात
-19 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64 और 6 70, यानी कि 7.07 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो ये कार्यफलन आ गया। अब हम निकालते हैं लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आपको मालूम, लैम्डा जीरो बराबर मालूम है HC/7.07 गुणे 10 की घात -19। ये हमने इसमें W का मान रख दिया। H है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 और गुणे C होता है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 7.04 गुणे 10 की घात -19। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें, जहाँ भी HC लिखा हो तो इस HC का मान 19.8 गुणे 10 की घात -26 होता है। इसे आप याद कर लो, ठीक है। 7 और नीचे ये 7.04 गुणे 10 की घात -19। अब इसको आप हल करेंगे तो लैम्डा जीरो आपका आएगा, इसे हल करते हैं तो लैम्डा जीरो आएगा 2.8125 इंटू 10⁻⁷। अब हम क्या करते हैं, इन 3 जीरो को आगे लेके आते, पॉइंट को 3 जीरो पीछे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 2812.5। ये आंसर हमारा मीटर में होगा इंटू 10⁻⁻10। तो हम इसे लिख सकते हैं 2812.5 एंगस्ट्राम। ये तो मीटर में था, 10⁻⁻8 हटा दी तो ये हमारा जो है एंगस्ट्राम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसे आगे हम लिखेंगे कि चूंकि ये कैलकुलेशन करके मैंने डेली तरंग दैर्ध्य निकाल लिया था 2812.5, क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, 7800 एंगस्ट्राम लैम्डा जीरो, और ये क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक है अतः तांबे के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, ये लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा और आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए, अब ये प्रश्न आप हो गया 5 का। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 खा। अब 5 खा पे फिर आप देखिएगा स्टार बना हुआ है, भू चुंबकत्व के बारे में प्रश्न है, तो इसे भी हमें हल नहीं करना है। अगला प्रश्न है 5 गा। 5 गा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रश्न आपको हर साल परीक्षा में मिलता है, तो इसलिए किरचॉफ के नियम पर इस टाइप के जो भी प्रश्न हों जिनमें धारा ज्ञात करने के लिए कहा हो, उनको अवश्य करो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे कि इन प्रश्न को आप कर सकें और ये आपको हमेशा 3 या 4 या 5 नंबर में ही मिलेगा। तो आपका जो है इस न्यूमेरिकल को छोड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल की खूब प्रैक्टिस करो और ये आते भी अवश्य हैं एग्ज़ाम में।
तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम किरचॉफ के दो नियमों का प्रयोग करते हैं। एक तो किरचॉफ के संधि नियम का और दूसरा किरचॉफ के पास नियम का या मेश नियम का। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या होगा। तो देखिए ये जो आपका प्रश्न दे रखा था, उस प्रश्न में जो परिपथ दे रखा था वो परिपथ यहाँ मैंने पहले से बना रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, लंबा है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ये पहले से ही लगा लिया था, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को समझा सकूं। तो इस परिपथ में आप देख रहे हैं कि ये एक परिपथ है जिसमें दो सेल E1 और E2 लगे हैं, जिनका मान 11 वोल्ट और 9 वोल्ट है। E1 सेल से I1 धारा निकल रही है, E2 से I2 धारा निकल रही है, और ये लास्ट में एक 24 ओम का प्रतिरोध और जुड़ा है, और ये 2-2 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों में हम किरचॉफ के साधारण जो नियम हमें मालूम है, एक संधि का नियम और एक मेश पास का नियम, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किरचॉफ का पास का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का पास का नियम, तो पास का नियम सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो छोड़ो, इस टाइप के न्यूमेरिकल लगाना आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लगा पाओगे। तो इसमें हम दो पास मान रखे हैं, एक फर्स्ट पास ये है और ये एक सेकंड पास है। ठीक है, अब ये पास क्या होता है ये हम आपको अनसॉल्व लगाते समय नहीं समझाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सब थ्योरी पहले से आती है तभी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। इस टाइप के क्या, सभी न्यूमेरिकल आप जब ही लगा पाएंगे जब आपको थ्योरी पहले से आती है। और अगर आपको थ्योरी पहले से नहीं आती है तो उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अपने समय को बर्बाद ना करें। परीक्षा में समय बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान होता है, इसलिए अगर आपको थ्योरी या पीछे का कॉन्सेप्ट मालूम है तभी न्यूमेरिकल को टच करें। ठीक है, तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल इसका कॉन्सेप्ट मालूम है वो जानते होंगे कि किरचॉफ का पास नियम क्या है, समेसन आई आर बराबर समेसन आई का क्या मतलब है। तो आइए हम इस नियम को आगे लगाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाएं। तो सबसे पहले ये ABCFA ये एक बंद परिपथ है, इसी को हम पास कहते हैं। ऐसे ही FCDEF ये भी एक बंद परिपथ है, इससे भी हम पास बोलेंगे। तो हमने इसे मान लिया पास वन फर्स्ट और इसे मान लिया पास सेकंड। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं किरचॉफ का पास नियम, तो ये है। फिर हम बात करते हैं प्रथम पास के लिए। प्रथम पास में देखिए ये हमारा प्रथम पास है ABCFA। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी प्रतिरोध लगे होते हैं और उनमें जो धारा बह रही होती है संगत धारा, उस संगत धारा को प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि इसमें देखो एक ये प्रतिरोध है और इसमें जो है धारा कितनी आएगी, इधर से धारा घूम के इधर I1 आएगी। ये जो प्रतिरोध है 2 ओम का, इसमें ये धारा इधर से निकल रही, इधर से ये धारा इधर आएगी, ये इधर आएगी, इधर से ये धारा आएगी, और इधर यहाँ पर I2 इधर चली जाएगी और I1 ऊपर चली जाएगी। मतलब इस 2 ओम में जो धारा आ रही है वो I1 आ रही है। बात समझना ध्यान से। ठीक है, अब समझने का तो टाइम है नहीं, फिलहाल अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे। समझिए इसे कि इस 2 ओम में धारा जो है वो I1 आ रही है, इस 2 ओम में I2 आ रही है, और ये जो 24 ओम है इसमें धारा I3 आ रही है। तो अगर हम पहले प्रथम पास की बात करते हैं तो प्रथम पास में ये 2 ओम में I1 धारा आ रही है, तो हमने लिखा 2 गुणे I1। ठीक है, और इस 2 ओम में I2 धारा आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है -2I2 लिखा है। अब बात आती है सर माइनस क्यों लिखा है, तो माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमने धारा की दिशा मानी है वो मानी है एंटी क्लॉकवाइज। हमने जो धारा की दिशा मानी है
लेकिन परिपथ में जो धारा है वो हमेशा ये इस इधर के लिए जा रही है। एक बात आप लोगों को बता दें, याद रखिएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल लगाने के लिए, कि जो ये बड़ा वाला डंडा होता है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव, और करंट हमेशा इसी पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है। ऐसे ये बड़ा वाला डंडा प्लस में होता है, या छोटा वाला माइनस में होता है, और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है। ठीक है, तो हम अगर इस चित्र को ध्यान दें तो यहाँ पे हमने जो धारा की दिशा, ये जो एरो बनाया ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। ये जो एरो है ये कह रहा है कि धारा जो है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, तो धारा की दिशा जो है वो एफ से सी मान रखी है हमने, लेकिन चित्र में कह रहा है कि धारा जो है वो किधर जा रही है, चित्र में धारा सी से एफ जा रही है, तो उल्टी हो गई कि नहीं हो गई। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस लगाया है, -2/2 बराबर। अब ये समेशन ई का क्या मतलब होता है, ये होता है कि जो पास है उस पास में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं, जितने भी सेल लगे हैं उनका विद्युत वाहक बल जोड़ लेते हैं। तो अब फिर से इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें जो धारा जा रही है पहले वाले सेल में, इसमें जो धारा जा रही है वो देखिए इधर से तो जा रही है बी से ए, और हमने भी क्या मानी है, ये धारा जो है ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे बी से ए जाएगी, जो हमने मान रखी है, ऐसे धारा मान रखी है, ये बी से ए जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो धारा है वो है बी से ए, और इस सेल के अंदर भी धारा क्या होती है, माइनस से प्लस, तो यानी कि तो मैच कर गया दोनों। तो ये हमारा जो बच्चों अगर बीच में कुछ कट गया हो तो हम फिर से आपको समझा देते हैं कि ये जो पहला वाला मैच है फर्स्ट, इसमें जो धारा जो है बी से ए जा रही है, और हमने जो मानी है इस एरो के हिसाब से वो भी ऐसे घूम के जो है धारा बी से ए जाएगी। तो हमारी धारा और इस परिपथ में दिखाई गई धारा दोनों समान है, तो इसका मतलब ये जो E1 है ये प्लस में होगा। इसलिए हमने समीकरण में क्या किया, इस E1 E का मान 11 जो था वो प्लस में लिया। अब इसमें अगर हम देखें ये जो नीचे वाला E2 है, तो धारा इसमें C से F जा रही है और हमने मान रखी है F से C, तो ये अपोजिट हो गया, तो इसलिए हम E2 का मान निगेटिव कर देते हैं, तो ये E2 का मान माइनस कर दिया, तो ये हमारा 2 कॉमन आ गया, ये 2 हो गया, ये 2 डिवाइड कर दिया तो I1 - I2 बराबर 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, द्वितीय में इसको देखते हैं, द्वितीय पास को देखते हैं। द्वितीय पास ये है अब आप लोग कमेंट में बताओ I2 में धारा कितनी होगी, सॉरी 2 ओम में धारा कितनी होगी, और धारा की दिशा क्या होगी। तो आप देखिए धारा जो है वो जा रही है चित्र के अनुसार C से F, और हमने जो दिशा मानी है वो भी मानी है C से F। तो 2 ओम में जो I2 धारा है वो हमारी मानी हुई धारा के अनुदिश है, तो ये तो 2I2 प्लस में रहेगा। तो ये देखिए आप लिखा हुआ है 2I2 प्लस में, दिख रहा है आप लोगों को। फिर हम इसकी बात करते हैं 24 ओम की, तो 24 ओम में धारा जो है वो E से D जा रही है, और हमने जो मानी है वो भी ये एरो देखो इधर ही तो करा जाने के लिए E से D मान रखी है। तो अब आप लोग देखेंगे तो ये भी प्लस में आएगा, तो हमने लिख दिया 24I3, इसको भी जो है लिख दिया 24I3 बराबर 9। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब किरचॉफ के संधि नियम से हम देखते हैं। संधि नियम कहता है कि समेशन I = 0, मतलब किसी भी संधि पर या किसी भी पॉइंट पर सभी धाराओं का योग 0 होता है, मतलब टोटल आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। तो इस अगर हम बात करें बिंदु F पर, तो बिंदु F पर कौन कौन सी धारा आ रही है, I1 और I2, और यहाँ से जा कौन सी रही है, ये जा रही है, यही जाके आगे क्या बनती है, I3। तो आने वाली हो गई I1 और I2, इस F पे कौन कौन सी आ रही, I2 और I1, और हमारी जा कितनी रही है, I3। तो यानी कि टोटल
हमारा करंट I3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि जो आ रही हैं उन्हें जोड़ लिया और बराबर जाने वाली लिख दी। तो आने वाली धाराएं कौन सी हो गई, I1 प्लस I2 बराबर I3। ये समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, ये, इसमें I3 का मान रख दीजिए। तो I3 का जब मान रखेंगे तो ये I2 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 24 ऐसा रहेगा। I3 का मान I1 प्लस I2 रखेंगे और हम यहाँ से जब इसे मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24I1 प्लस 26I2 बराबर 9। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 26 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 ये तो लिखिए आपके सामने, इसे हम 26 से गुणा करेंगे तो 26I1 माइनस 26I2 बराबर 26। तो ये लिखा हुआ 26I1 माइनस 26I2 बराबर 26। ये समीकरण 5 मान ली। ये इसके नीचे हमने समीकरण जो है 4 लिख दी है। ये जो हमारे पास 4 थी ना, वो हमने यहाँ लिख दी है। 24I1 प्लस 26I2 बराबर 9। अब हमने इनको जोड़ दिया तो I2 और I2 यहाँ पे तो माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो ये तो कट जाएगा, केवल ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 50I1 हो जाएगा और 26 और उन 9 जोड़ोगे तो 35। तो यहाँ से I1 का मान आ जाएगा 0.7। इस I1 के मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। I1 ये है, I1 माइनस I2, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा I2 का मान कितना आ जाता है, ये हो जाता है ये हमारा I2 का मान आ जाता है माइनस 0.3। अब आप लोग बताइए हमें कमेंट करके कि ये I2 का मान निगेटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। I1 का मान जो है हमने समीकरण 1 में रखा तो I2 का मान आया तो ये निगेटिव आया, निगेटिव 0.3 एम्पियर। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस I2 और I1 का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 आप लोग देख रहे होंगे, I3 बराबर I1 प्लस I2। तो I3 बराबर I1 का मान कितना था 0.7। I2 का मान कितना था -3। 0.3। तो अब ये 0.7 से जो है घट जाएगा 0.3, तो ये 0.4 बचेगा। मतलब I1 का मान हो गया 0.7, I2 का मान हो गया -0.3 और I2 का मान 0.3 और I3 का मान 0.4। I2 का मान जो है निगेटिव है। ये ऐसा क्या दर्शा रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये आप लोग हमें कमेंट में करके बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि ये -0.3 क्या दर्शा रहा है I2 में। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बोर्ड परीक्षा संबंधित बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।